क्या दिया था? रेजिस्फियर दिया था। क्या होता है रेजिस्फियर? इस पाबंदी मतलब कैसी? एडम स्मिथ हस्तक्षेप नीति के समर्थक थे। उन्हें वो ये मानते थे कि अगर व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वह अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। ठीक है, तो एडम स्मिथ हस्तक्षेप नीति के समर्थक थे। प्रश्न ये था कि एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों कहते हैं? तो उसका उत्तर ये है कि सर 1776 में अर्थशास्त्र की जो पहली पुस्तक थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, उस पुस्तक को लिखने वाला व्यक्ति एडम स्मिथ था। अब प्रश्न ये आता है, क्या इकोनॉमिक्स का जो जन्म है वो एडम स्मिथ से ही हुआ है? इससे पहले क्या नहीं था? हाँ। अब दरवाजा थोड़ा सा बंद कर दो, आवाज आ रही है। अब कैसे? इकोनॉमिक्स में सपोज एक बहुत बड़ा एक लैंड है, उस पर बहुत सारे ईंटें रखे हुए हैं, जिस पर आप मकान बनाते हैं, बिखरे पड़े हुए। एडम स्मिथ ने क्या किया? उन ईंटों को एक जगह लाकर इकट्ठा कर दिया। ठीक है, उन ईंटों को एक जगह लाकर इकट्ठा कर दिया और उसका नाम रखा An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nation. It's the first book in the subject of economics. मतलब जो अर्थशास्त्र के टॉपिक्स, आर्टिकल्स बिखरे हुए थे, उनको लाकर एक जगह इकट्ठे करने का काम एडम स्मिथ सर ने किया। दूसरा प्रश्न, पहली और इसमें एक चीज और, एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स में जितने भी कॉन्सेप्ट दिए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट वेल्थ ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट हैं। मतलब क्या हुआ? अगर इकोनॉमी में वेल्थ ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट की चर्चा की जाए तो आप लोग बिना आंख बंद किए एडम स्मिथ पे क्लिक कर दीजिए। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे एडम स्मिथ के हैं। दूसरा, एक इकोनॉमिस्ट और आए जिनका नाम था प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। एडम स्मिथ इंग्लैंड के थे और विश्व के सबसे अधिक जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इंग्लैंड और अमेरिका के हुए, और दोनों के बीच में विवाद की स्थिति रही। अगर उन्होंने कोई नियम बनाया तो उन्होंने इसका अपोज किया। ठीक, अब बात आती है सोशल वेलफेयर की। अगर सोशल वेलफेयर की बात आए, आंख बंद करिए, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल को टिक कर दीजिए। मार्शल सर ने यह बोला कि इकोनॉमिक्स में हम एक ऐसे सोसाइटी के मनुष्य को या सोसाइटी के मनुष्य की एक्टिविटीज को रीड करते हैं, एक ऐसे मनुष्य को पढ़ते हैं जो सोसाइटी में रहता है। मतलब मार्शल ने सामाजिक मनुष्य की बात की, सोशलिस्टिक मैन, जैसे फॉर एग्जांपल आप जो समाज में रहते हैं, और उसकी आर्थिक क्रियाकलापों की चर्चा की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो सारे एग्जांपल्स जहां पर ट्रांजैक्शन पर मनी आ जाता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एक पिता जब अपने पुत्र को पढ़ाता है, क्या वो उससे पैसे लेता है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन मार्शल सर ने किसको लिया? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। किसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी? जो सोसाइटी में रहता है, हम और आप। तो मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सामाजिक मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलाप, द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ए सोशल मैन। तीसरे इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर जे के मेहता, जिन बच्चों ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अगर किया होगा तो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के बाहर उनका बोर्ड बड़े अच्छे तरीके से लगा हुआ है। 1996 आईएएस प्रीलिम्स में यह प्रश्न आया था, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ प्रोफेसर जे के मेहता? कौन बताएगा? 1996 में आईएएस प्रीलिम्स का प्रश्न था, काफी पुराना प्रश्न था, आया तो था कि प्रोफेसर जे के मेहता का नाम बताइए। तो उनका नाम था पूरा जमशेद काई खुजरो मेहता। जमशेद काई खुजरो मेहता। इस व्यक्ति ने आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत दिया। मतलब क्या है? उसने कहा कि व्यक्ति को अपनी इच्छाओं का दमन नहीं करना चाहिए, इससे राष्ट्रीय आय प्रभावित होती है।
अब समझो, अगर आप कार नहीं खरीदोगे तो नेशनल इनकम इफेक्ट पड़ेगी। ठीक, इसको यहां पर रोकते हैं, याद रखिएगा। प्रश्न दूसरा, व्हाट इज नेशनल इनकम? नेशनल इनकम क्या होती है, किसी को पता है? अब बात होती है राष्ट्रीय आय की, नेशनल इनकम। अब आपको पता है इकोनॉमी में 3 चीजें होती हैं या 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस। इन तीनों सेक्टर से एक चीज होती है, वो है प्रोडक्शन। इस प्रोडक्शन का जो मार्केट प्राइस का जो सम होता है, मार्केट प्राइस का जो सम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। तीनों चीजों में क्या है? प्रोडक्शन। इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन हो, उस प्रोडक्शन की जो मार्केट वैल्यू, देयर आर 2 टाइप्स वैल्यू, फैक्टर कॉस्ट, एमपी एंड एफसी। एमपी मींस होता है मार्केट वैल्यू और एफसी मींस होता है फैक्टर कॉस्ट। ठीक, मान लीजिए सपोज दिस इज अ पेन एंड इस प्राइस इज 20 रुपीज, तो हम क्या कह सकते हैं? ये इसकी एमपी है, क्या है? मार्केट प्राइस है 20 रुपए। अगर हमने ये कहा कि इस पेन को बनाने में हमको 5 रुपए खर्च करने पड़े, तो दिस इज कॉल्ड एफसी, फैक्टर कॉस्ट। तो 5 रुपए प्रोडक्शन कॉस्ट है और 20 रुपए मार्केट है, बीच का डिफरेंस कितना है? 50। क्या है ये सर रेवेन्यू है। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर। यू नो दैट? आपको मालूम है वर्तमान समय में भारत की लगभग आबादी 135 करोड़ के आसपास है। यस सर। और उसमें आयकर देने वालों की संख्या लगभग 11 करोड़ है। सपोज आप एक रेस्टोरेंट ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें 135 लोग खाना खाने आते हैं, उसमें 11 लोग पेमेंट देते हैं, तो ऐसी अवस्था में क्या देश चल पाएगा? नो सर, चल पाएगा। तो इसीलिए अपने देश में किस प्रकार का बजट बनता है? डेफिसिट बजट, घाटे का बजट बनता है। एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है। ठीक, अगर हमें देश को आगे बढ़ाना, तो हमें आज ये दुर्भाग्य है कि जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, वो आज एक प्रोडक्टिव कंपनी ना होकर एक सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है। अमेज़न आज टॉप पर है और वो एक प्रोडक्टिव कंपनी है, सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है। दुर्भाग्य, जबकि प्रोडक्टिव कंपनी होनी चाहिए। और नेशनल इनकम में आप यही देखेंगे, आगे चल के पढ़ाएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीएनपी, एनपी, एनएनपी, एमपी, एनडीपी, एनएफसी, क्या फैक्टर्स होते हैं। मार्शल सर का नाम आ गया, जेके मेहता सर का नाम आ गया। अब एक प्रश्न आता है, हु इज द राइटर ऑफ इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और विष्णुगुप्त। ठीक है, क्या मतलब क्या है इनका? इनका मतलब बेटा ये है कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। जो यहां पढ़ाएंगे वो वहां पढ़ाएंगे। चाणक्य ने एक बुक लिखी जिसके ऊपर टाइटल का नाम था क्या? अर्थशास्त्र। और उस पुस्तक में 15 चैप्टर थे और 400 पेजेस थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आंतरिक मत पर, बाह्य मत पर, इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। एक्सटर्नल सिक्योरिटी, व्हाई द नीड? बिकॉज अगर एक्सटर्नल सिक्योरिटी नहीं करेंगे तो कल को पता चला किसी दूसरी कंट्री ने या किसी दूसरे राजा ने कब्जा कर लिया, दूसरे देश ने अटैक कर दिया, तो वो ये कहते थे एक्सटर्नल पे खर्च करो। इंटरनल में क्यों? इंटरनल के डिपार्टमेंट हो गए, पुलिस, भाई अंदर का भी सुरक्षा रखनी कहते थे। तो उस पूरी किताब में उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। वो जो है अर्थशास्त्र से कोई लेना नहीं, वो एक दर्शन शास्त्री भी थे, राजनीतिक शास्त्री भी थे, लेकिन वो अर्थशास्त्र नामक उन्होंने पुस्तक लिखी थी। विषय से उनका कोई लेना देना नहीं, विषय एडम स्मिथ का ही आएगा। एक छोटा सा प्रश्न और क्रिएट होता है, सभी लोग जानते हैं, बेसिक है। पहली चीज ये बताइए, कैसे डिफाइन करोगे किसी कमोडिटी की डिमांड कहां पर है और किसी कमोडिटी की वांट कहां पर है? किसी वस्तु की मांग कहां पर है और किसी वस्तु की आवश्यकता कहां पर है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न बहुत इजी, मांग का नियम किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न, सप्लाई क्या होती है? चौथा प्रश्न, संतुलन क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम इन सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स? चौथा, इनविजिबल हैंड किसने बोला था? किसी ने बोला था अदृश्य हाथ।
एडम स्मिथ की बात की थी, अदृश्य। मतलब इकोनॉमी में ऐसी पावर्स हैं कि आप कुछ भी नहीं करोगे और इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में भी आ जाएगी। पहला, डिमांड। डिमांड को समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक, सर एग्जांपल तो ये भी दे सकते हैं ना, जैसे कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है, डिमांड हो रही है कि एक पेन की डिमांड है और चाहने वाले लिखने वाले की संख्या 20 है। अब हमारे पास डिमांड तो एक ही चीज़ की है ना। फिर जैसे कि हमारे पास एक पेन है और इनको फिर एक पेन को आप ज़रूरत सबको है 10 लोगों की, तो ये भी तो हो गई ना डिमांड सर। क्योंकि डिमांड तो हमें एक ही चीज़ की डिमांड हो रही है ना सर, पेन की ही हो रही है, बट चाहिए 10 लोगों की, मार्केट में है ही नहीं फिर। अगर ऐसी स्थिति अर्थव्यवस्था में साथ रही, अगर ऐसी स्थिति हो गई सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, प्राइस हो जाएगी, डंप बन जाएगी। हाँ, प्राइस अभी वो अलग चीज है, वो इन्फ्लेशन, रिसेशन, वो उस तरफ से लाएंगे। तुमने एग्जांपल दिया अपना कि सर ये मेरा एक पेन, इसे 20 लोग पसंद करते हैं, तुम 2 दिन खाना मत खाओ। मैं देखता हूं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उस पर क्या असर पड़ेगा। कोई भी नहीं। तो इंडिविजुअल्स कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तुम अपना पेन अपने पास रखो, इंडिविजुअल्स कुछ नहीं कर सकते। और इंडिविजुअल्स को हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। दूसरा, एग्रीगेट्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट्स पढ़ते हैं। सिंगल यूनिट इज कॉल्ड फर्म, द ग्रुप ऑफ फर्म इज कॉल्ड इंडस्ट्री, एंड द इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर एंड फर्म इज द ओनली द प्राइस टेकर। ठीक है, भारत पेट्रोलियम ने तय रेट तय कर दिया 100 रुपए लीटर पेट्रोल का। तो इंडिया में या जो भी स्टेट्स हैं उसमें चाहे तुम्हारा पेट्रोल पंप हो, उसके चाहने वाले 40 लोग हो, और चाहे दूसरे के पेट्रोल पंप हो, तो प्राइस वही रहेगी जो इंडस्ट्री ने तय की है। तुम्हारी इच्छा हो तो पेट्रोल पंप खोलो, तुम आपकी इच्छा हो तो मत। ठीक, अभी मैं बताता हूं, उस पर भी आता हूं। अब प्रश्न है बहुत एक सीधे शब्दों में, पहले चीजों को आसानी से समझो फिर कठिनाई के साथ समझाएंगे। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड में हमने टेबल बनाई, उसमें 2 चीजें लिखी, एक तरफ लिखा होगा प्राइस, एक तरफ लिखा होगा क्यू, क्वांटिटी या डिमांड। फर्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, खत्म। ठीक, लॉ ऑफ डिमांड क्या शो करता है? इनवर्स रिलेशनशिप, किसके बीच? प्राइस और डिमांड के बीच। सपोज, ठीक है, क्या नाम है? अभिषेक। आप मंडे को मार्केट गए, आपने देखा एप्पल 1 रुपीस का था और आपने कितने केजी परचेज किए? 10। तो ट्यूसडे को गए तब आपने देखा कि एप्पल का प्राइस 2 रुपए हो गया, तब आपने कितना किया? वेडनेसडे को जब गए तब 6, और जब थर्सडे को गए 4। तो क्या हो रहा है? इनवर्स रिलेशन, मतलब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। और किसके बीच का रिलेशन है? प्राइस और क्वांटिटी का। लॉ ऑफ डिमांड शो द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। और इसको एक्सपेंशन कर दो, जब बाजार में किसी वस्तु का मूल्य कम हो जाता है तो क्वांटिटी बढ़ जाती है। आ गया? इसको फिगर से बना दो, ये आपका नीचे हमेशा क्वांटिटी होगी, इधर प्राइस होगा। ठीक है, यहाँ कितना है? 4, 6, 8 और 10। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 1 पर 10। Yes. This is draw. Here is the negative slope, upward to downward and left to right. ठीक, this curve is based upon the certain assumptions. If the suppose the income of the consumer should be changed, this curve will change. If the taste, fashion is changed. अगर कोई वस्तु ऐसी है जो प्रेस्टिजियस है, जब बात व्यक्ति की उस पर आ जाती है तो व्यक्ति पैसे को नहीं देखता। ठीक है, वैसे आदमी का नेचर होता है, कंज्यूमर का नेचर क्या होता है? कंज्यूमर का नेचर होता है कम से कम देने और अधिक से अधिक लेना, यही करते हैं सब लोग। एंटरप्रेन्योर का नेचर क्या होता है? एक ही एंटरप्रेन्योर का नेचर होता है उद्यमी का मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना। राइट? यस, वो यही चाहता है। तो लॉ ऑफ डिमांड में यहां पर आपके क्या हो? कंज्यूमर्स। क्लियर? अब बात आई लॉ ऑफ सप्लाई।
अब लॉ ऑफ सप्लाई में आप यहां पर क्या बन जाओ, प्रोड्यूसर। आप यहां पर क्या बन गए, प्रोड्यूसर। अभी आपको बताया कि प्रोड्यूसर का केवल एक एम है, वो एम है क्या, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना। वो मैक्सिमम प्रॉफिट उसे मैक्सिमम प्राइस पर मिलेगा। अगर 1 रुपए में बेचेगा इतना, 2 पे इतना, 3 पे इतना, 4 पे इतना, तो उसका एम क्या है, उसका एम है मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना। तो वो किस पर बेचेगा, 4 रुपीज बेचेगा। और अंदर की तरफ को मिला के राइट बना दो, दिस इज कॉल्ड एसएस, सप्लाई कर्व। हियर इज द अपवर्ड डायरेक्शन। यहां पर आप एंटरप्रेन्योर हो, प्रोड्यूसर हो, यहां पर आप एक कंज्यूमर हो। अब थर्ड चीज आती है इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में क्या कब होती है। अब बात ये आई कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। सभी लोग जानते हैं इक्विलिब्रियम। अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स, सपोज दिस chalk is here and you can also say this chalk is in equilibrium condition, there is no movement. But in the economics, what do you mean by the equilibrium? Basically equilibrium is a Latin language word. When we have to classify it, aqueous plus libra means equal balance. For suppose क्या नाम है आपका, सरल। तुम्हारी अपनी एक फॉर्म्स है जो केक बनाती है। 2016 में तुमने 500 पीस बनाए, 2017 में भी तुमने 500 बनाए, 2018 में भी तुमने 500 बनाए, 19 में भी 5, 20 में भी 5। तो अभिषेक ये कह रहे हैं कि सरल की ये फॉर्म इक्विलिब्रियम कंडीशन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स। व्हाई? क्योंकि प्रोडक्शन का वही चल रहा है। यस, द ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट। ऑन दिस रूम सपोज अगर हम एक फैन ऑन कर देते हैं, जो भी उसकी स्पीड है 1 से लेकर 5 तक, अगर वो लगातार उसी डायरेक्शन में या उसी रेट पर चल रहा है, देन वी कैन से दिस फैन इज इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। देयर इज नो चेंज, नो मूवमेंट इन द वेलोसिटी ऑफ द फैन। कोई हो रहा है तो इकोनॉमिक्स में इसका मतलब होता है। अब देखना, अब आपको डिमांड पता हो गई, डिमांड लाइन, आपको सप्लाई पता हो गई। अब देखो इक्विलिब्रियम हो रहा है, ये आपको पता है, यस, और ये भी आपको पता है। दोनों कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ई पे। ये प्राइस डिटरमाइन हो गई, ये क्वांटिटी डिटरमाइन, राइट। यस। अब भाई कभी कभी ऐसे केस, इसको जानना क्यों जरूरी है अभी बताऊंगा। इसको जानना इसलिए जरूरी है, सरल की एक फर्म्स है, उससे कहा सर नया साल का टाइम आ रहा है, आप खूब केक बनाइए, पर वो कितना बनाए, उसकी भी तो प्रोडक्शन लिमिट है। तो वो डिटरमाइन करता है क्या, डिमांड एंड सप्लाई। उस एरिया में डिमांड कितनी है और उसी एरिया से वो सप्लाई डिसाइड करेगा। और जहां पर दोनों बोथ आकर इंटरसेक्ट, वहीं पर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हो जाएगा। वो कहेगा इतने पे मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा, सर मुझे अब इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करनी है। अब सपोज कहीं कोई बदमाशी करता है और मान लीजिए अभिषेक प्राइस को बढ़ा देता है, P1 पे हो गया, यस सर, P1 पे हो गया, हमने कुछ नहीं किया, अभिषेक ने चालाकी कर दी। अब यहां पर देखो, जैसे ही अभिषेक ने बढ़ा दिया तो यहां पर डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है, कौन ज्यादा है, सप्लाई। किसी कमोडिटी की सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, प्राइस वापस ई पर नीचे वाले में क्या ज्यादा है क्या कम है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। वापस कुछ करना पड़ा इकोनॉमी में। इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट एडम स्मिथ ने दिया था और कहा था कि अर्थशास्त्र, उसमें अर्थव्यवस्था में ऐसी शक्तियां होती हैं जो मांग व पूर्ति में ऑटो एडजस्टमेंट करती हैं, स्वतः संतुलन में ले आती हैं। अब देखो, अगर तुमने पैसे ज्यादा कर दिए तो क्या हो जाएगा, और पैसे कम कर दिए तो भी अर्थव्यवस्था अपने आप संतुलन को ले आएगी। क्लियर? तो आपको ये पता चल गया ये चीजें होती हैं। अब सभी लोग आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यूपीएससी में
जब आप मेंस की तरफ बढ़ेंगे तब कोर इकोनॉमिक्स में अंदर पूरा घुसेंगे, क्योंकि ये तो अथाह समुद्र है। अभी आपका जो पेपर है उसका नाम है इंडियन इकोनॉमी। पहला क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? सभी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आई थिंक सभी लोग जीनियस है। इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या आता है इकोनॉमिक्स में? सरल पता है? जीडी, जीडीपी, दिस इज द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहली चीज जानो, किसी भी काम को करने से पहले उसको पता होना चाहिए इंडियन इकोनॉमी है क्या। इंडियन इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे पेपर्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, डेमोग्राफी, पब्लिक इकोनॉमीज, मॉनेटरी, स्टैटिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, लेबर इकोनॉमिक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें हैं। इतना अभी आपके में नहीं है। आपके में इंडियन इकोनॉमी, और इंडियन इकोनॉमी में चार चीजें हैं या चार बुक्स हैं जिनको आप पढ़ेंगे। पहला है पब्लिक फाइनेंस, दूसरा है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, तीसरा है आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, और चौथा है आपका डेमोग्राफी। चाहे आप इंडियन इकोनॉमी की कोई भी किताब ले लो, किसी भी राइटर की, किसी भी ऑथर की, केवल यही चार इकोनॉमिक्स के पेपर हैं जिनको मिलाकर इंडियन इकोनॉमी पढ़ी जाती है। इसमें सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट जब तक नहीं आएंगे तो रटने वाली चीजें ऐसे नहीं रट पाओगे। इकोनॉमिक्स समझने का विषय है, रटने का नहीं है, क्योंकि एक भी कर्म का जरा सा नीचे होना अर्थव्यवस्था का बहुत अंदर चला जाता है। तो ये चार पेपर है, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, मौद्रिक अर्थशास्त्र, मुद्रा आदेश, तीसरा है अकृषि अर्थशास्त्र, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, और चौथा है डेमोग्राफी, हिंदी में जननांकिकी। ठीक, क्लियर है यहां तक? अब आओ पहला स्टेप उठाते हैं, जिसे कहते हैं पब्लिक फाइनेंस। सर थोड़ा इसको हिंदी में भी डिफाइन कर दिया, प्रॉब्लम होती है। अब हिंदी, अब पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस को हिंदी में कहते हैं, पहले कहा जाता था राजस्व। राजस्व का हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो संधि विच्छेद कर बताओ, क्या कहा संधि विच्छेद होता है, क्या है? सर उसको कर देंगे कहाँ पे? मतलब कोई सवाल थोड़ी नहीं करना है, आप ये बताइए राजस्व का नो, अभी आपको मौका मिलेगा। राजस्व का संधि विच्छेद क्या है? राजधनस, राजधन, राजस्व, राजा धन स्वा, स्वा का अर्थ होता है धन। ठीक है, किसका धन? राजा का। राजा पहले हमारा देश कई राज्यों में बटा हुआ था और हर राज्य में अलग मुद्रा चलन में थी। ये सर ठीक है, अब आज वर्तमान समय में राजा तो रहे नहीं है, प्रधानमंत्री, अब राजा का स्थान सरकार ने ले लिया है, इसलिए इसको आज की डेट में हिंदी में लोक वित्त कहते हैं। कौन सा वित्त? लोक वित्त कहते हैं। अब पब्लिक फाइनेंस पढ़ना क्यों जरूरी? आप लोग पढ़ते हो मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, यस सर, पढ़ते हो मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति, अभी नहीं पता होगा क्या है, बताएंगे, कोरिलेट कर रहे हैं जो इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जाते हैं। बतख के पंख को इस प्रकार से नोचो कि वो कम से कम चिल्लाए। बोलो बोलो। हाँ, दिस इज द रिलेटेड टू द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द कंट्री, कर से संबंधित है, अभी आगे बताएंगे। दूसरा, घोड़े को घास के पास लाया तो जा सकता है पर घास खाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोरिलेट इकोनॉमिक्स, एलपीजी पॉलिसी 1991। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछेंगे।
अब आओ पब्लिक फाइनेंस। लोग किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उसकी विषय सामग्री का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। अब विषय सामग्री राजस्व की उसको 5 भागों में बांटा गया है। ठीक। सबसे पहला जो पार्ट है उसे कहते हैं सार्वजनिक व्यय, दूसरा है सार्वजनिक आय, तीसरा है सार्वजनिक ऋण, चौथा है वित्तीय प्रशासन। ठीक। तो जो सामग्री है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेब्ट और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। पब्लिक फाइनेंस की कोई भी बुक, जो भी जितने भी ऑथर्स यूपी में है, इंडिया में है, आप पढ़िए, केवल यही 4 टॉपिक में पूरी किताब है। ठीक। यही आपसे पूछे जाएंगे यूपीएससी के कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, 100% क्वेश्चन आपको मिलेगा कंफर्म। अब रीजन क्या है? वित्तीय प्रशासन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये समझिए, यहां पर सबसे पहले ऊपर एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है, सार्वजनिक व्यय लिखा है। अब इसका भी एक लॉजिक है। जो कॉमन मैन होता है, जो आम आदमी होता है, वो सबसे पहले अपनी आय को देखता है और आय को देखकर वो बजट बनाता है। मिनिमम कितने दिन का? 1 दिन का। मैक्सिमम कितने दिन का? 30 दिन का। ठीक। और फिर उसके हिसाब से अपना काम करता है। सरकार जस्ट उल्टा करती है। सरकार सबसे पहले अपना व्यय देखती है। तो प्रश्न एक यहां से क्रिएट हुआ कि जो बजट बनने की प्रक्रिया है वो किस माह से शुरू होती है? ठीक है। बजट बनने की प्रक्रिया किस माह से शुरू होती है? तो हेलो हेलो